नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में चल रहे कार्यों का वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिया गया। और बैठक के बाद सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में सड़क की कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। आगे चारधाम यात्रा को सुगम, सुलभ और सुरक्षित बनाने हेतु 12,769 करोड़ की लागत से चारधाम महामार्ग परियोजना के अंतर्गत प्रमुख नेशनल हाईवे को डेवलप किया जा रहा है। उत्तराखंड में 3,723 किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क विकसित हो चुका है, जबकि 597 किलोमीटर से 336 किलोमीटर से अधिक की सड़कें पूरी बन चुकी हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और काठगोदाम जैसे प्रमुख केंद्र अब चौड़ी और सुरक्षित सड़कों से जुड़े हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सहित देहरादून और हरिद्वार बाईपास जैसे प्रोजेक्ट से ट्रैफिक तेज और सुरक्षित हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के काम के लिए ड्रेजिंग आदि करने के लिए भी माननीय न्यायालय के स्तर पर या अन्य स्तरों पर जो काम रुके हैं उनको तत्काल कराने के लिए, साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है उस हाईवे को और अच्छा बनाया जाए। कुछ स्थानों पर बाईपास बनने, उन बाईपासों को बनाया जाए जगह जगह पर। और जो राज्य के इस अंदर जिन परियोजनाओं को अभी अवार्ड नहीं किया गया उसे अगले 2 माह में पूर्ण किया जाए, यानी कि जो अभी अधूरे काम हैं उनको यथाशीघ्र करने के लिए कहा गया है। और जो अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों के काम हैं, ROW के काम हैं, ROB के काम हैं, उन सभी को कामों जैसे कि श्यामपुर ऋषिकेश कर ROB बनाने के लिए भी सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई। इसी प्रकार से ऋषिकेश बाईपास है, भानियावाला जौलीग्रांट ऋषिकेश मार्ग है। इसके अतिरिक्त सभी जो ब्लैक स्पॉट हैं और जो फॉग आच्छादित स्पॉट हैं उनका डाटा उपलब्ध करा के जल्दी ही जो है भारत सरकार को भी उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड की धामी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है और कुंभ मेला क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने और गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग को साधु संतों का भी समर्थन मिल रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में संतों का कहना है कि वेटिकन सिटी और मक्का मदीना जैसे दूसरे धर्मों के तमाम ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां हिंदू के प्रवेश पर रोक है। लिहाजा सरकार को हिंदू धार्मिक स्थलों की गरिमा को बचाने के लिए इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। जहाँ तक कुंभ का क्षेत्र है घाटों का, तो उसमें 3 जिले लगते हैं, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार। तो घाटों का जो क्षेत्र है अगर वहाँ ये प्रतिबंधित किया जाता है और इसके संगठनों ने अगर मांग करी, सरकार का ये मानस अच्छा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। वो स्वागत योग्य इसलिए है कि जिनके प्रवेश को वर्जित करने की बात कही है, क्या उन्होंने कभी हिंदुओं से ये कहा कि आप हमारे यहाँ आइए? क्या वहाँ कोई वो अपने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करवा लें? हम लोग जाने को तैयार हैं, हम भी फिर बड़ा दिल दिखाने को तैयार हैं। वेटिकन सिटी में क्यों नहीं है बाकी लोग, मक्का मदीना में क्यों नहीं है? वहाँ पर फ्लाइट से जो पायलट उड़ाने वाला है वो भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो कुंभ में क्यों नहीं हो सकता? कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग पर हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मांग की व्यवहारिकता पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि कुंभ मेला क्षेत्र काफी वृहद है। ऐसे में जिन गैर हिंदुओं के स्थायी आवास यहां पर मौजूद हैं, क्या उनका पुनर्वास किया जाएगा? इसलिए इस मामले में अभी काफी अध्ययन की जरूरत है, उनकी तरफ से कहा गया है। काफी कुछ चिंतन मंथन और अध्ययन करने की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने भी क्योंकि देखना पड़ेगा स्थिति क्या है। जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों के अस्थायी आवास गैर हिंदुओं के हैं, उनके लिए क्या करेंगे, उनको क्या रिहेबिलिटेट करेंगे, क्या करेंगे? हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित घोषित करने की चर्चाओं ने उत्तराखंड की सियासत गरमा दी है। विपक्ष इसे चुनावी ध्रुवीकरण का हथियार बता रहा है और जबकि सत्ता पक्ष इसे आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ फैसला करार दे रहा है। माना जा रहा है कि इसका असर सबसे ज्यादा हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में दिख सकता है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट।
हरिद्वार, जहां गंगा, आस्था और राजनीति तीनों एक साथ बहती हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर उठी बहस ने धार्मिक पहचान और चुनावी रणनीति को आमने सामने ला दिया है। विपक्ष का आरोप है कि आस्था की आड़ में संविधान और सामाजिक सौहार्द से खिलवाड़ किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये बीजेपी का चुनावी एजेंडा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये न कोई राजनीतिक मुद्दा है और न कोई नया फैसला। गजेटियर में भी पहले से कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित बताया गया है। पार्टी के मुताबिक कुंभ विशुद्ध धार्मिक आयोजन है और उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए नियम जरूरी हैं। तो सरकार कुछ नया नहीं कर रही है। ये जो ऑलरेडी जो व्यवस्था पहले बनाई गई थी और वो हमारे द्वारा नहीं, अंग्रेजों के टाइम स्थापित थी, उस व्यवस्था के संबंध में बात हो रही है। अगर ऐसा होता तो इसमें कोई आपत्तिजनक कोई बात नहीं है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर का विषय है। मुझे लगता है कि जो 2027 का चुनाव आएगा, उस चुनाव में जिस तरह से राजनीतिक दलों के अंदर ही दल बने हुए हैं, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। विपक्ष की चिंता इस फैसले के बाद हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में वोटों के संभावित ध्रुवीकरण को लेकर है। दोनों जिले मिश्रित आबादी वाले हैं, जहां विधानसभा की 20 सीटें हैं, जिन पर कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी रही है। उसे डर है कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर यहां पैठ बना सकती है। आप कह रहे हैं कि गैर हिंदू प्रतिबंधित, अरे इसका क्या मतलब हुआ? जहाँ पे हिंदुओं का एक पर्व होता है, वैसे भी जमावड़ा तो हिंदुओं का होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब है ना, तो लोग तो आपस में मिलते हैं। अब ये जो सरकार का काम है, ये तो कर नहीं पा रहे, इसलिए यही करेंगे। अब इसे संयोग कहें या रणनीति, 2027 में हरिद्वार में कुंभ भी है और विधानसभा चुनाव भी। लिहाजा हरिद्वार कुंभ क्षेत्र का ये मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति की दिशा तय करने वाला फैक्टर भी बन चुका है। अब ये सरकार पर निर्भर करेगा कि वो आस्था और कानून के बीच संतुलन कैसे साधती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर है। अमित सिरोही राज्य के नए प्रमुख सचिव लॉ होंगे। वर्तमान प्रमुख सचिव प्रशांत जोशी का ट्रांसफर हो गया है और उन्हें नैनीताल का जिला जज बनाया गया है। अंकिता भंडारी केस में बीजेपी आज फिर से सामने आई और अपना पक्ष रखा। इस दौरान बीजेपी ने साफ किया कि अगर जरूरत हुई तो राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि अंकिता के नाम पर सिर्फ राजनीति चमकाने का काम हो रहा है। वहीं सीबीआई जांच पर बीजेपी ने फिर से साफ किया कि ठोस तथ्य सामने आने पर सरकार किसी भी जांच से पीछे नहीं हटेगी। जरूरत होगी तो सरकार सीबीआई जांच से पीछे नहीं हटेगी, उनकी तरफ से कहा गया है। जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं बिना तथ्यों के, हम कहते हैं तथ्य लाओ, सीबीआई का कोई भी जांच आवश्यक होगी वो कराई जाएगी, लेकिन बिना तथ्यों के आधार पर केवल ऑडियो वर्जन पे जब तक उसकी सत्यता साबित ना हो जाए उतना सब्र करना चाहिए। केवल राजनीति की जल्दीबाजी में एक माहौल खराब करना प्रदेश का, और ये मंशा इससे भी बताता है कि कल जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ और उसमें हमारे एक कार्यकर्ता के घर पर चढ़ करके उसके ऑडियो वीडियो हैं, उसके भारतीय जनता पार्टी का बैनर फाड़ा गया, वहां महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर रविवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मधु नौटियाल नाम की हरिद्वार की महिला खुद को बीजेपी की मंडल अध्यक्ष बता रही है और बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि विपक्ष ने राज्य में ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग भावनाओं में बहकर ऐसा कर जाते हैं। कार्रवाई के नाम पर बंसल ने कहा कि ये पार्टी का काम है, पार्टी देखेगी। जो चीज है नहीं, हवा में भूत खड़ा करके भूत है ये प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग भावना में आकर के उस प्रकार का भी करते हैं। हम चाहते हैं कि वो वातावरण ना हो प्रदेश के अंदर। इसमें दिन देखने वाली बात नहीं है। किसी के मन को ठेस लगी है, उसने कुछ कहा है तो लोकतंत्र है, वो कह सकता है। कार्रवाई करेगी क्या? केस करेगी, मुकदमा दर्ज करेगी? वो पार्टी के नेता देखेंगे उसकी।
वहीं हरिद्वार बीजेपी ने भी मधु नौटियाल को बीजेपी का सदस्य मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताया। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा है कि मधु नौटियाल कभी भी बीजेपी में कोई पदाधिकारी नहीं रही। इस तरीके के झूठे प्रचार कांग्रेस कर रही है। बोलता है जिस भारतीय जनता पार्टी में वो कभी भी मंडल अध्यक्ष के दायित्व पर नहीं रही। वर्तमान में वो महिला भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य भी नहीं है और उनका ये दावा ये कांग्रेस के उस दुष्प्रचार की पोल खोलता है जिसमें कांग्रेस इसी प्रकार के झूठे दावे करती है और इसी प्रकार से लोगों को आगे बढ़ाकर भ्रामक प्रचार कराकर उनके द्वारा झूठे दावे कराकर एक फेक नैरेटिव गढ़ने का काम करती है। अंकिता भंडारी केस में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और जुलूस की शक्ल में नारेबाजी की। इससे पहले कांग्रेस ने अल्मोड़ा के द्वाराहाट, जागेश्वर और सल्ट में भी प्रदर्शन किया था। कांग्रेस लगातार वीआईपी का नाम सामने लाने और अंकिता मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अंकिता भंडारी में अब पूर्व विधायक की पत्नी ने नाम ले लिया, उसके बाद भी उनको जो है ना तो पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा, वो अपनी जान बचाए फिर रही हैं और जिनका नाम लिया वो दादागिरी कर रहे हैं, वो पत्रकारों के खिलाफ, पोर्टल्स के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार करके तुरंत उनसे पूछताछ होनी चाहिए। ये जो जन सैलाब देख रहे हैं ये इस आक्रोश का परिणाम है कि उस हमारी बेटी, हमारे उत्तराखंड की बेटी जो अपनी जीवन को प्रारंभ कर रही थी, उसकी लीला को इन लोग दरिंदों ने समाप्त कर दिया है और उस वीआईपी को बचाने के लिए आज पूरा शासन प्रशासन, ये भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब पूर्व सैनिक संगठन भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। सोमवार को कोटद्वार में पूर्व सैनिकों के साथ स्थानीय महिलाओं ने शहर में जुलूस निकालकर नारेबाजी की। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस तहसील में पहुंचा। हाथों में तख्तियां और नारेबाजी करते हुए पूर्व सैनिकों ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आप विपक्षी दलों को ले तो सीबीआई और ईडी-सीडी की कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन आप भी यदि आपके वीआईपी इसमें संलिप्त नहीं है तो आप सीबीआई जांच क्यों न कर पीछे क्यों हटते हैं। उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित बातचीत का ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अंकिता हत्याकांड में नया मोड़ आ गया। इनको खुद उर्मिला सनावर ने ही पोस्ट किया। ऑडियो में वीआईपी के जिक्र ने प्रदेश भर में सियासी बवाल खड़ा कर दिया। अब इन दोनों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कसरत तेज कर दी है। देखिए। उर्मिला सनावर मूल रूप से सहारनपुर की रहने वाली बताई जाती है, जबकि सुरेश राठौर हरिद्वार से पूर्व विधायक रह चुके हैं। अंकिता केस में वायरल ऑडियो वाले इन दोनों पर धोखाधड़ी, धमकी और अवैध वसूली जैसे कई गंभीर आरोप भी दर्ज हैं। सुरेश राठौर का परिवार लंबे समय से संघ और बीजेपी से जुड़ा रहा है। 2017 में ज्वालापुर आरक्षित सीट से विधायक भी वो चुने गए थे। अब वही नेता गंभीर आरोपों के बीच कानून की पकड़ से बाहर है। वहीं जानकारी के मुताबिक उर्मिला 2017 में मुंबई में कुछ सीरियल्स में काम कर चुकी है और राठौर से उसकी मुलाकात तलाक के मामले में हुई थी। अब पुलिस इन दोनों को खोज रही है। देखिए, हमारे द्वारा अभी जो नोटिस दी गई है और निश्चित रूप से नोटिस में इनको आना चाहिए और इनको सम्मिलित होना चाहिए। ये किस कारण से पुलिस से संपर्क नहीं कर रहे हैं अभी तक ये हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि पुलिस के मुताबिक उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के खिलाफ राज्य के अलग अलग जिलों में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस लगातार नोटिस भेजकर अंकिता मामले से जुड़े सबूत देने के लिए बुला भी रही है। एसआईटी का कहना है कि ये मामला व्यक्तिगत आरोपों से जुड़ा है, जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल कोर्ट से गैर जमानती वारंट कराने की तैयारी है और मामला सोशल मीडिया से जुड़ा होने के कारण साइबर पुलिस भी तकनीकी जाँच में जुटी है। जो टीम बनी हुई है उसमें टेक्निकल मदद हम लोग दे रहे हैं। जो एसआईटी का गठन हुआ है हरिद्वार स्तर पे, तो जो एसटीएफ की जो स्ट्रेंथ है, टेक्निकल स्ट्रेंथ, तो उसमें हम लोग एक टीम का पार्ट है। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े खुलासे, वीआईपी के नाम और सिस्टम पर आरोप, लेकिन अब दोनों चेहरे गायब हैं। अब ऐसे में अंकिता केस में हो रही हर देरी सवाल खड़े कर रही है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।
अंकिता भंडारी केस अब बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ाने वाला मुद्दा बनता जा रहा है और फॉलो अप राजनीति में कांग्रेस को घेरने निकली बीजेपी खुद बैकफुट पर नजर आ रही है। हालात ऐसे बन गए कि सियासी दबाव का असर पार्टी के कार्यक्रमों पर भी दिख रहा है। वो या तो रद्द करने पड़ रहे हैं या फिर आगे बढ़ाने पड़ रहे हैं। देखिए। मैदान से लेकर पहाड़ तक अंकिता भंडारी केस एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन अलग अलग स्तरों पर हुई चूक से मामला बीजेपी के लिए ही उल्टा पड़ गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध के सुर तेज हो गए। नेताओं को घेराव, टिप्पणियां, काले झंडे दिखाए जाने से दबाव और बढ़ गया और इसका सीधा असर संगठन की गतिविधियों पर पड़ने लगा। हालात ऐसे बने कि बीजेपी को कई तय कार्यक्रम बदलने पड़े, कई आयोजनों को टालना पड़ा, अंदर खाने असहजता बढ़ी और डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी असरदार साबित नहीं हो पाई। बीजेपी के जो कई अहम कार्यक्रम प्रभावित हुए, उनमें अटल जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम और विचार गोष्ठियां प्रभाव नहीं छोड़ पाई। प्री SIR, BLA2 जैसे संगठनात्मक कार्यक्रम भी प्रभावित रहे। विकसित भारत, जयराम जी जन जागरण अभियान अब तक शुरू ही नहीं हो पाया। जो कार्यक्रम में कुछ कार्यकर्ताओं के मन में इस प्रकार की अगर बात है तो पार्टी फोरम के अंदर उनको अपनी बात रखनी चाहिए। अगर इस प्रकार की बातें अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से हम उनका संज्ञान लेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस कारण से उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए हैं। मुझे तो नहीं लगता, हमारे अपने जो संगठन के कार्यक्रम है वो ज्यों के त्यों चल रहे हैं और इसमें कोई उलझन नहीं है। हम शुरू से एक ही बात कह रहे हैं कि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो गलत है, क्योंकि आप उस बच्ची को, वो हमारी भी बेटी बहन है, और उसको आज 3 साल बाद याद करके, इस तरीके से याद करके उसको अपमान कर रहे हैं, उसके परिवार को दुख दे रहे हैं। यही नहीं, हाल के दिनों में उछले एक के बाद एक मुद्दों से पार्टी का एक बड़ा वर्ग असहज बना हुआ है। पार्टी कार्यक्रमों में या तो वो खाना पूर्ति करता दिखाई दे रहा है या फिर शांत बैठा हुआ है। ऐसे में अंकिता भंडारी केस का फॉलोअप बीजेपी को बैकफुट पर तो लाया, साथ ही साथ त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या, मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान ने भी सियासी हालात बीजेपी के लिए और उलझा दिए। सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। वहीं हल्द्वानी में एक बड़ी वारदात हुई। यहां एक युवक की हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोपी बीजेपी का पार्षद और वर्तमान में मंडल का उपाध्यक्ष है। इसका नाम अमित बिष्ट उर्फ चिंटू है। पुलिस ने आरोपी पार्षद को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि रविवार रात पार्षद के बेटे से 2 स्कूटी सवारी युवक मिलने के लिए आए थे। इसमें से एक लड़का पार्षद के बेटे का दोस्त था। इस दौरान हल्की सी बातचीत में पार्षद ने युवकों पर गोली चला दी और नितिन लोहनी नाम के लड़के को गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस दौरान नितिन लोहनी के साथ मौजूद उसके दोस्त कमल भंडारी ने पूरी घटना का जिक्र किया। बताया जा रहा है आरोपी पार्षद अपराधी किस्म का है, पहले भी उस पर कई आरोप लग चुके हैं। तो हल्द्वानी में बीजेपी पार्षद के द्वारा एक युवक की हत्या के मामले में अचानक से सोशल मीडिया में बीजेपी के सीनियर विधायक बंशीधर भगत को कुछ लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्हें पार्षद का संरक्षक बताते हुए लोग निशाना साधने लग गए। भगत के कुछ राजनीतिक प्रदर्शन वाले पुराने वीडियो निकालकर भी उन पर विरोधी जो है निशाना साध रखे हैं, लेकिन इस पर भगत ने साफ कह दिया है कि उनका किसी भी अपराधी को कोई संरक्षण नहीं है। उन्होंने कहा है कि ना उन्होंने किसी अपराधी को संरक्षण दिया और ना वो देंगे। उन्होंने कहा जो भी अपराधी है वो जेल जाएगा। बिष्ट के लिए मैं गया था थाने, तो उस समय दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था और 2 दिन तक उसको नहीं छोड़ा गया। तब मुझे वहां जाना पड़ा और उसकी मदद करनी पड़ी। आज का जो एपिसोड है, जो आज का कार्यक्रम है, ये बिल्कुल भिन्न है। इसमें मैंने कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का संरक्षण न दिया है और न मैं दूंगा। जो अपराध करेगा वो अपराधी है और वो सजा भुगतेगा। मेरा कोई इस केस से कोई लेना देना नहीं है।
राजधानी देहरादून में एक बार फिर से सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया। सहस्त्रधारा रोड स्थित रेड बकेट बिरयानी आउटलेट में रविवार रात को शारीरिक बनावट पर फप्तियां कसने का विरोध करना ग्राहकों को भारी पड़ गया। आरोपी के रेस्टोरेंट स्टाफ और संचालकों ने लोहे की रॉड से हमला किया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अगर हम आपको कहें कि उत्तराखंड के सरकारी और प्राइवेट डिग्री कॉलेजों के साथ ही यूनिवर्सिटी में तैनात प्रिंसिपल से लेकर प्रोफेसर्स तक आपको कुत्ते भगाते नजर आएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अगर आपके आसपास कोई भी डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय है और उस कैंपस के आसपास कोई भी कुत्ता घूम रहा है तो इसे भगाने और इस कुत्ते के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी अब इन प्रोफेसर्स की होगी, क्योंकि उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने ये फरमान प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा से जुड़े प्राइवेट और सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए जारी किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए। लेकिन इस फैसले पर एक तरफ पढ़ने लिखने वाले कुछ प्रोफेसर जहां सवाल उठा रहे हैं, वहीं कुछ इसे स्वीकार करने को तैयार हैं। अब इसमें टीचर या कर्मचारी जो इसकी ड्यूटी है पढ़ाने की, वो पढ़ाएगा कब, क्या करेगा? बच्चे भी यही कहेंगे क्लास में बैठे हैं कि सर गए हैं कुत्ता भगाने या गिनने। अगर ये बात सत्य है कि प्रोफेसर का काम कुत्ता भगाने का, कुत्ता के हम तो कुछ भी भगा देंगे अगर आदेश आएगा ऊपर से, बट हमारे हाथ में आदेश आने चाहिए। ये सुनी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। अगर वो ऑथेंटिक लेटर होगा तो हम कुत्ते क्या भगा देंगे, हम तो फिर उससे पूरे शहर के भगा देंगे। कुत्ता एक दिखेगा नहीं शहर में। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने पहले 23 दिसंबर 2025 को प्रोफेसर्स को कुत्तों की गणना करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस आदेश के वायरल होते ही लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग ने 2 जनवरी को आदेश में परिवर्तन कर दिया। अब प्रोफेसर्स कुत्ते गिनेंगे नहीं बल्कि कुत्ते भगाएंगे। कुत्ते जहाँ तक है कैंपस में घूमते तो हैं, हम उनको भगाते भी हैं, पुनः लौट के फिर कैंपस में आ जाते हैं। ये भगाने का काम तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, भगाते ही हैं उनको। लेकिन कुत्ते गिनेंगे ये वाला काम, क्योंकि प्रोफेसर्स के पास आजकल पढ़ाने के अलावा अन्य बहुत काम ऑफिशियल से होते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास स्ट्रीट डॉग्स के द्वारा डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर दिखा। इसके बाद कैंपस और उसके आसपास आवारा कुत्तों की एंट्री कैसे रोकी जा सके, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रोफेसर्स की जिम्मेदारी तय करने का फैसला लिया गया। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रामनगर में पर्वतीय टैक्सी ड्राइवर्स ने प्रदर्शन कर अपनी गाड़ियों की चाबी एसडीएम को सौंपी। साथ ही नगर पालिका परिषद पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया है। रुद्रप्रयाग में बारिश और बर्फबारी नहीं होने से कई जंगल धधक रहे हैं। इसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है। पिथौरागढ़ में पलेटा से लेकर बंदरलीमा तक रोड में लगाया गया डामर हफ्ते भर में उखड़ने लग गया है। शिकायत पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। अल्मोड़ा के सल्ट पुलिस ने 51 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो पहाड़ से गांजा खरीदकर मैदान में बेचने जाया करते थे। अल्मोड़ा जिले में बारिश नहीं होने से लगातार जंगलों में आग धधक रही है। फायर ब्रिगेड ने चितई के पास लगी जंगल की आग को बुझाया है। अंकिता भंडारी को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। पिथौरागढ़ में भोजन माता संगठन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मानदेय बढ़ाने के साथ स्कूल बंद होने पर भोजन माता नहीं हटाने की भी मांग रखी है। रामनगर के ढेला रेंज में बाघ को पकड़ने की मांग पर सावलदे फॉरेस्ट चौकी पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ की जनसुनवाई में कुल 60 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 47 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व हरिद्वार में धूमधाम के साथ मनाया गया।